दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योरसेल्फ में। तो जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में स्ट्रेटजी शेयर किया था आपसे, अब इस वीडियो में हम आप स्टार्ट करने वाले हैं प्राचीन इतिहास। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास पढ़ाने से पहले मैं आपको अपना स्ट्रक्चर बता देता हूँ मैं कैसे पढ़ाऊँगा। पहले मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा पोर्शन कवर कराऊँगा, फिर उसके बाद मैं आपको 10 क्वेश्चन जो है उसी सब्जेक्ट मतलब प्राचीन इतिहास से ही रिलेटेड लगभग मैं आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो भी विभिन्न एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, एसएससी हो गया और यूपी ट्रिपल एससी हो गया, इन सब के मैं क्वेश्चन आपको करवाऊँगा 10 क्वेश्चन पढ़ाने के बाद। उसके बाद एक छोटा सा ज्ञान रहेगा जो मतलब उसको आप थॉट ऑफ द डे भी कह सकते हैं, वो लास्ट में रहेगा, वो हर लेक्चर में हर सेशन के बाद एक ज़रूर रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज प्राचीन इतिहास। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि जो हिस्ट्री है वो 3 भागों में डिवाइड होती है। ठीक है ना, ये आपको पहले एक रफ आइडिया पता होना चाहिए कि पहला हो गया एंशिएंट और सेकंड हो गया मिडिवल और ये लास्ट वाला आपका क्या हो गया मॉडर्न। ठीक है, अब एक बार मैं आपको एक प्रारूप इसका बता देता हूँ कैसे क्या होता है किसमें। एंशिएंट में आप क्या पढ़ेंगे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ठीक है, जो पुराने राजा महाराजा, यज्ञ, यक्षवेद, ये सब पढ़ेंगे। मिडिवल में आप क्या पढ़ेंगे, इसमें वो चंद्रगुप्त मौर्य ये सब आ जाएंगे अपने, सेल्यूकस, सिकंदर। और आपका जो ये मॉडर्न है ये चालू होगा अंग्रेज़ से। ठीक है, अंग्रेज लोग इसमें आएंगे। ठीक है, और मिडिवल में आपका मुग़ल वगैरह ये सब, अकबर, जहांगीर, ये सब आ जाएंगे। ठीक, तो ये आपका एक बेसिकली रफ डायग्राम हो गया आपको क्या कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री में, वो है प्राचीन इतिहास। क्या है, प्राचीन इतिहास। तो चलिए पहली हेडिंग है प्राचीन इतिहास। देखिए जो प्राचीन इतिहास है ये बेसिकली जो आपका है वो 3 भागों में डिवाइड है। ठीक है, एक होता है प्रागैतिहासिक, एक होता है आद्य प्रागैतिहासिक और एक होता है प्रागैतिहासिक, एक होता है आद्य ऐतिहासिक और एक आपका होता है ऐतिहासिक काल। ये 3 भागों में डिवाइड होता है जिसे हम क्रमशः पाषाणकालीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कहते हैं। ठीक है, अब मैं एक एक करके आपको डायग्राम बनाता हूँ, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए पहला चालू करते हैं, इसका है प्रागैतिहासिक। ये आपका है प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल। ठीक, प्रागैतिहासिक काल। इसके बाद क्या आता है, आद्य ऐतिहासिक काल। क्या आता है, आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक, और फिर जस्ट इसके नीचे आता है आपका ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये हो गया आपका प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ये हो गया आपका ऐतिहासिक काल। अब ये आपका जो प्राचीन इतिहास है ये 3 भागों में मेजरली डिवाइड है। अब देखिए इसी को और क्या कहते हैं, इसी को और क्या क्या कहते हैं ये भी हम आपको बताते चलते हैं साथ साथ। ये आपका 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइड है, मेजर पार्ट में। अब देखिए जो आपका ये प्रागैतिहासिक है इसी को पाषाणकालीन सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, पाषाण कालीन सभ्यता। क्या कहते हैं, पाषाणकालीन सभ्यता। और इसी कड़ी में जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसको कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ये 2 हो गए। और ये आपका तीसरा जो पार्ट है जिसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। जो ऐतिहासिक काल है वो लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जो पहले समय है उसको कहते हैं आपका ऐतिहासिक। क्या, लगभग 6वीं शताब्दी
ईसा पूर्व प्रारंभ। ठीक है, ये आपका तीसरा, ये 3 पार्ट हो गया। तो एक बार देखिए, आपका प्राचीन इतिहास जो है वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाणकालीन सभ्यता कहते हैं। ठीक है, और जो आद्य ऐतिहासिक है इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, और जो ऐतिहासिक काल है इसको लगभग जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जो समय था से ये प्रारंभ है उसको क्या कहते हैं, आपका ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जो इस सीरीज़ का नाम है, जिस मतलब जो मैं ये पढ़ाना स्टार्ट किया, इसका नाम है टू द पॉइंट। टू द पॉइंट सीरीज़ का मतलब ये है कि मैं इसमें आपको कहानी नहीं बताऊंगा, जो काम की चीज़ें बस वही लिखाऊंगा और वही बताऊंगा। इससे आपको नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, और ये देखिए, मैं इसको एक डायग्राम के फॉर्म में ज़्यादा बताऊंगा, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। अभी मैं बड़ा बड़ा हिंदी में पूरा एकदम पैराग्राफ लिखवाऊंगा तो वो कोई मतलब नहीं होता समझने का। आपको जो फैक्ट, जो टू द पॉइंट जो फैक्ट पूछते हैं वही सिर्फ इसमें बता रहे हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा वो कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत मन है तो आप भाई वो NCERTs वगैरह लेके आप उससे पढ़ सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया ये। अब चलिए इनके थोड़ी खासियत, इनकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली जो विशेषता है, जैसे जो आपका ये प्रागैतिहासिक है, इसकी एक विशेषता है, पहली विशेषता जो है वो है कि लिखित साक्ष्यों का अभाव था। जैसे जो प्रागैतिहासिक काल था उस टाइम क्या था, लिखित साक्ष्यों का अभाव। देखिए, लिखित साक्ष्यों का अभाव इस वजह से था, जैसे उस टाइम पे क्या हुआ था कि कोई ऐसा चीज़ मिलता था, मान लीजिए कोई मोहर मिल गया, कोई सिक्का मिल गया, तो उस पर कुछ लिखा उखा नहीं होता था। उस समय तो ऐसा कुछ मिला ही नहीं था कि जिसपे उनके पास ऐसे कोई साक्ष्य मिले हो कि जिसपे कुछ लिखा हुआ हो। तो लिखित साक्ष्यों का क्या था, अभाव था। ठीक है, ये क्या था, लिखित साक्ष्यों का अभाव था। और दूसरा क्या है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे। केवल पुरातात्विक साक्ष्य मतलब केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध। ठीक है, ये आपके सिर्फ 2 तरह के साक्ष्य क्या थे उस टाइम पे उपलब्ध। मतलब लिखित साक्ष्यों का प्रागैतिहासिक काल में क्या था, अभाव था। मतलब उस टाइम पे इन लोग ये ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली थी जिसपे हमको लिखित साक्ष्य मिले कि हाँ ये प्रागैतिहासिक काल है। और दूसरा क्या था आपका, वो था कि केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे। पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होने का मतलब है कि जो खुदाई उदाई हुई थी कहीं जगह पे, वहाँ पे जो साक्ष्य मिले थे उसी से हम लोगों ने पता लगाया था कि हाँ ये प्रागैतिहासिक काल है। अब चलिए इसी कड़ी में बात करते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल, इसकी क्या विशेषता है। तो जो आपका आद्य है वो क्या था, लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे लेकिन वो अपठित थे। क्या थे, लिखित साक्ष्य उपलब्ध लेकिन क्या थे, अपठित। अपठित का मतलब क्या होता है कि इसे पढ़ा ही नहीं जा सकता। मतलब ऐसा कुछ लिख दिया कि जो अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका है। ठीक है, तो वो जो साक्ष्य थे वो कैसे हैं, आपके अपठित हैं। अब देखिए, और दूसरा क्या इसकी विशेषता है, पुरातात्विक शास्त्रों पर निर्भरता। पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भरता। मतलब ये जो आपका आद्य ऐतिहासिक काल है, ये जो पुरातात्विक साक्ष्य पर है उसी पे निर्भर है। उसी पे निर्भर मतलब क्या कि जैसे कोई मान लीजिए मिला, कोई पे हड्डी मिल गई, बकरी की मिल गई हड्डी या गाय की हड्डी मिल गई कहीं खुदाई हुई, तो उन्होंने कहा कि हाँ यहाँ पर गाय पाली जाती थी, पालतू जानवर क्या थे यहाँ पे, गाय थे। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ। वहाँ पर क्या था, एक बार देखिए, लिखित साक्ष्यों का यहाँ अभाव था, यहाँ लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे लेकिन अपठित थे, मतलब पढ़े नहीं जा सकते थे। यहाँ पर पुरातात्विक जो साक्ष्य थे उन्हीं पे निर्भर थे कि हाँ ये चीज़ यहाँ मिली भाई, इससे उन्होंने अनुमान लगा लिया कि हाँ ये चीज़ वहाँ पर उस टाइम पे आद्य ऐतिहासिक काल में रही होगी। ठीक है ना, जैसे आपने सुना ही होगा सिंधु घाटी सभ्यता में वहाँ पर गेहूँ और जौ के वो मिले थे, दाने मिले थे, तो उन्होंने इससे बताया ना कि वहाँ पर खेती होती थी, पालतू जानवर गाय भैंस की हवा हड्डी मिली, तो उन्होंने बोला हाँ वहाँ गाय भैंस वहाँ पे पाले जाते थे। ठीक है, तो वैसे ही जो ऐतिहासिक काल था उसका क्या था,
लिखित साक्ष्यों की प्रचुरता, लिखित साक्ष्यों की प्रचुरता, प्रचुरता का मतलब यहाँ भर भर के थे, जितने साक्ष्य थे सबसे ज़्यादा कहाँ थे, ऐतिहासिक काल में। यहाँ पर क्या हुई, लिखित साक्ष्य थे बहुत भर भर के थे, खूब ढेर सारे थे। उससे उन्होंने क्या किया, आराम से पता लगा लिया कि हाँ ये इस काल में ये फला फला चीज़ हुई थी। और क्या थी यहाँ पर, क्या थे, पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध थे। मतलब यहाँ पर किसी चीज़ की अभाव नहीं था, वहाँ पर सारी चीज़ें ईजिली अवेलेबल थी, सारी चीज़ें। तो कैसे ये हो गया आपका। अब एक बार फिर से एक बार देख लीजिए, प्राचीन जो आपका इतिहास है वो तीन भागों में डिवाइड है। पहला क्या है, प्रागैतिहासिक काल, दूसरा क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा क्या है, ऐतिहासिक काल। ठीक है। उसके बाद जो प्रागैतिहासिक काल है उसी को पाषाणकालीन सभ्यता कहते हैं। जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। जो ऐतिहासिक काल है वो लगभग जो 6वीं ईसा पूर्व है उसी से जब प्रारंभ हुआ था, लगभग 600 ईसा पूर्व इसका प्रारंभ हुआ था ऐतिहासिक काल का। ठीक है। अब इनकी विशेषताएं भी आप लोगों ने देख लिया है कि इनकी विशेषताएं क्या हैं। पहला, लिखित साक्ष्यों का अभाव। प्रागैतिहासिक काल में क्या था कि उस समय लिखित साक्ष्यों का अभाव था। ठीक है। वहाँ पर केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे। पुरातात्विक मतलब जो खुदाई उदाई हुई उसमें जो साक्ष्य मिले थे उसी से उन्होंने जो अनुमान लगाया था वो लगा लिया था कि हाँ इस काल में ये चीज़ें हुई थी। उसके बाद जो आपका आद्य ऐतिहासिक काल है उसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे लेकिन अपठित थे। मतलब अपठित का मतलब कोई सिक्का मिल गया उस पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो पढ़ ही नहीं जा रहा, मतलब पा रहे हैं वहाँ पे लोग। कोई चिकनी मिट्टी या कोई स्तंभ मिल गया इस पर कुछ लिखा है, अभी लोग पढ़ ही नहीं पाए हैं, तो वो अपठित था। और जो वहाँ पर क्या था कि पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भरता थी उनकी ज़्यादा थी। मतलब जो भी उस ऐतिहासिक काल में पता चला था वो किससे से पता चला था, पुरातात्विक साक्ष्यों से। ठीक है। अब जो आपका ऐतिहासिक काल था वो क्या था, उसमें सारी चीज़ें एकदम भर भर के थी। जैसे लिखित साक्ष्य थे वो बहुत प्रचुर मात्रा में थे, बहुत ढेर सारे वहाँ पर स्तूप, एलोरा की गुफाएं, ये सब देखिए आप, बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे। तो आपके लिखित साक्ष्यों की प्रचुरता थी। और ये सेकंड वाले में क्या है, पूरा तक हमने क्या देखा था कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ये ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को ही क्या कहते हैं, पाषाणकालीन सभ्यता कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक को हम क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और जो ऐतिहासिक काल था ये लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से, लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। हमने इसकी विशेषताएं भी देख ली थी। लिखित साक्ष्यों का क्या था, अभाव था। यहाँ पर लिखित साक्ष्य उतने नहीं थे, नहीं थे मतलब ना के बराबर थे। केवल पुरातात्विक जो थे साक्ष्य थे वही उपलब्ध थे इस टाइम पे। ठीक है, जो क्या था, पाषाणकालीन था। और जो आपका आद्य ऐतिहासिक मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस टाइम पे लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे। मतलब ऐसे साक्ष्य उपलब्ध थे जिस पे लिखा पढ़ा, जो पढ़ा ही नहीं जा सकता था, जिस पे कुछ लिखा तो था लेकिन वो अपठित था। अपठित मतलब पढ़ा ही नहीं जा सकता था। उस समय क्या था, पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भरता ज़्यादा थी। क्या थी, जैसे जो चीज़ खुदाई में मिली है उससे वो लोग अनुमान लगा के उस काल के बारे में उन्होंने जानकारी इकट्ठा की। फिर क्या हुआ, हमने ऐतिहासिक काल देखा, इसमें लिखित साक्ष्यों की प्रचुरता थी। ठीक है। और पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध, मतलब जो ऐतिहासिक काल था उसी टाइम पे सिर्फ क्या था, सबसे ज़्यादा क्या थे, लिखित साक्ष्य थे और पुरातात्विक साक्ष्य भी ज़्यादा उपलब्ध थे। मतलब कहने का मतलब भर भर के साक्ष्य थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो चलिए ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया प्राचीन इतिहास का। ठीक है। तो आपने देखा कि प्राचीन इतिहास को हमने कैसे एक डायग्राम की वजह से, डायग्राम के से आपको दिखा दिया है स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें। ठीक है। तो ये आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो आपका ये प्रागैतिहासिक, पाषाणकालीन सिंधु सभ्यता और ये आपका जो लगभग ये ऐतिहासिक काल है ये कितने पार्टों में डिवाइड है। सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका पाषाणकालीन है वो 3 भागों में डिवाइड है। ठीक है। कितने, 3 भागों में। जैसे आप जानते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और एक होता है नव पाषाण काल। ये क्या होता है, जो पाषाण काल है 3 भागों में डिवाइड है। अब उसको एक बार करके देखते हैं। ये था अभी तक का ये प्राचीन इतिहास का क्लासिफिकेशन हमने देखा अभी तक। ठीक है। चीज़ें एकदम टू द पॉइंट बताया जाएगा। यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस आप नोट करते चलिए, देखते रहिए। आपको सिर्फ टू द पॉइंट बताया जाएगा। हिस्ट्री ऐसा नहीं कि आपको कहानी सुनाई जाएगा इसमें, आप बस टू द पॉइंट चीज़ें आपको मिलेंगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब हम देखते हैं पाषाण काल। पाषाण काल क्या है, मैंने आपको बताया 3 भागों में डिवाइड। क्या है, पाषाण काल। पाषाण काल ये कितने भागों में डिवाइड है,
3 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड। ठीक है, एक क्या हो गया? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। हर साल एग्जाम में इस वाले टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन पुराने उठा के दे ही देते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और एक क्या होता है? नव पाषाण काल। क्योंकि ये जो पोर्शन है स्टार्टिंग है, तो यहाँ से क्वेश्चन उठते रहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया पूरा पाषाण काल, ये हो गया आपका मध्य पाषाण काल, ये आपका क्या हो गया? नव पाषाण काल। आप देख रहे होंगे सारी चीज़ें मैं आपको पैराग्राफ वाइज नहीं बता रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको डायग्राम एक फ्लो चार्ट के हिसाब से समझा रहा हूँ। तो इससे क्या होगा ना, चीज़ें आपको बहुत जल्दी याद होंगी। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो ये नोट्स आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा वन डे, खास करके वन डे एग्जाम के लिए। अगर आप ऐसे वन डे एग्जाम के लिए करते हैं तो ये बहुत बेस्ट है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि पाषाण काल क्या हो गया, 3 भागों में डिवाइड है। वो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब हम एक एक करके एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। जैसे पहले हम देखते हैं पूरा पाषाण काल। ठीक है ना, कुछ पूरा पाषाण काल की क्या करते हैं विशेषताएं देखते हैं कि इसमें क्या क्या था इस टाइम पे। ठीक है, क्या क्या था। ठीक है, देखो पूरा पाषाण काल था, ये कैसा था? इस टाइम के लोग कैसे थे? शिकारी और खाद्य संग्राहक। कैसे लोग थे यहाँ पे इस टाइम पे? शिकारी। कैसे लोग थे? शिकारी और खाद्य संग्राहक। शिकारी और खाद्य संग्राहक कैसे लोग थे? शिकारी और खाद्य संग्राहक। ठीक है, इस टाइम पे जो क्या था, इस टाइम पे जो पूरा पाषाण के लोग थे, इनको पशुपालन, कृषि और अग्नि का ज्ञान, मतलब आग का कुछ इनको ज्ञान नहीं था। तो आप क्या लिख सकते हो? पशुपालन, कृषि और आग का अभाव था। क्या था? अभाव था, मतलब इनका ज्ञान इनको नहीं था। का ज्ञान का अभाव। अभाव मतलब ये चीज़ इनको अभी पता नहीं थी पूरा पाषाण के लोगों को। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? पूरा पाषाण में क्या था? कैसे लोग थे? शिकारी थे, खाद्य संग्राहक थे, और क्या थे? इनको पशुपालन, कृषि हो गया, आग का, इसका ज्ञान नहीं था। उस टाइम पे लोगों को ज्ञान नहीं था। और इस टाइम पे क्या था? इस काल से संबंधित पहली जो हस्त कुठार मिली थी, क्या था? इस काल प्रथम हस्त कुठार। प्रथम हस्त कुठार उस टाइम पे मिली। वो कब मिली? वो इनको मिली 1863 ईस्वी में मद्रास में। कहाँ मिली? 1863 ईस्वी में इनको मद्रास। कहाँ मिली? मद्रास। मद्रास में एक जगह था जिसका नाम है पल्लवरम। क्या नाम था? पल्लवरम। पल्लवरम, मद्रास की एक जगह थी पल्लवरम। वहाँ पे इनको पहला हस्त कुठार मिला। कब मिला? 1863 में। और किसको ये प्राप्त हुआ था? एक आदमी थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फूट। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। क्या नाम था? फूट। रॉबर्ट ब्रूस फूट। तो एक बार आप फिर से देखिए, पूरा पाषाण काल कितने तरह का था? पूरा पाषाण काल, मध्य, नव पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल की विशेषताएं क्या थी? कि शिकारी, यहाँ के लोग कैसे थे? शिकारी थे, मतलब ये जानवरों को मारते थे, उसी से अपना खाते पीते थे, उसी से इनका चलता था। खाद्य संग्रह क्या करते थे? छोटे मोटे कंदमूल, फल हो गए, और जो फल फूल पाते थे उसको क्या करते थे? इकट्ठा करते थे खाने के लिए। और ये कैसे थे? पशुपालक। पशुपालन, कृषि, आग ज्ञान का अभाव था इनको, मतलब पशुपालन, कृषि के बारे में। और उस टाइम पे आग का, आग मतलब इनको आग के बारे में भी उस टाइम पे नहीं पता था। ठीक है, तो इस टाइम पे और कैसा था? उस टाइम पे एक प्रथम हस्त कुठार। हस्त कुठार मतलब एक हाथ की कुल्हाड़ी इनको प्राप्त हुई थी। वो कब प्राप्त हुई थी? 1863 में मद्रास में एक जगह थी जिसका नाम है पल्लवरम। उस जगह पर एक रॉबर्ट ब्रूस फूट नामक एक आदमी था, उसको सबसे पहले ये हस्त कुठार मिली थी। ठीक है, अब ये हो गया आपका
पूरा पाषाण काल के बारे में। चलिए अब देख लेते हैं कि मध्य पाषाण काल में क्या क्या हुआ था उस टाइम पे। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, इस टाइम के लोग भी क्या थे, शिकारी थे। क्या थे, सब शिकारी थे। शिकारी थे और क्या थे, खाद्य संग्राहक। खाद्य संग्राहक, शिकारी का मतलब क्या करते थे, जानवरों को मारना, उससे अपना खाना पीना वो करते थे, वो क्या होता था, शिकारी थे। खाद्य संग्राहक, फल फूल इकट्ठा करते थे, खाद्य संग्राहक थे। ठीक है, अब देखिए जो मध्य पाषाण काल था उस टाइम पे कुछ साक्ष्य मिले थे और क्या थे, उससे संबंधित स्थल क्या थे, कुछ साक्ष्य थे और उससे संबंधित स्थल थे। जैसे वहाँ पर क्या था, मान लीजिए ये हो गया स्थल, साक्ष्य, और ये यहाँ पर स्थल बना देते हैं। ठीक है, कुछ वहाँ पर साक्ष्य मिले थे, जैसे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई थी, वो कहाँ कहाँ मिली थी, क्या क्या चीज़ें, और वो किस स्थल पे मिली थी। अब इसके बारे में इसमें देखते हैं मध्य पाषाण काल में। तो सबसे पहले वहाँ मिला पशुपालन, देखा गया पशुपालन, यहाँ पर पशुपालन मिला। अब पशुपालन यहाँ पर कहाँ मिला था, दो जगह, एक था आदमगढ़ जो क्या है मध्य प्रदेश में है, दो जगह मिला। यहाँ पर पशुपालन कहाँ पर मिला, दो जगह, एक था आदमगढ़, एक था आदमगढ़ जो कहाँ है, एमपी में। कहाँ पर है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश में है। और एक जगह था बागोर, एक जगह कौन सी थी, बागोर, जो कहाँ पे है आपका, राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पर है, राजस्थान में। एक क्या है, एमपी में है और दूसरा क्या था, राजस्थान में। ठीक है, इसको हमने आरजे से लिख दिया। ठीक, और ये एमपी से लिख दिया। मतलब पशुपालन यहाँ पर मिला तो दो जगहों पे मिला था, आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है, बागोर जो राजस्थान स्टेट में है, बागोर। ये आपका पशुपालन वहाँ मिला था। वहाँ पर अस्थि निर्मित कुछ उपकरण भी मिले थे। क्या था, अस्थि निर्मित उपकरण। अस्थि निर्मित उपकरण का मतलब होता है हड्डियों से बने कुछ उपकरण मिले थे। अब जो हड्डियों से बने उपकरण थे, एक जगह थी सराय नाहर राय। ठीक है, एक क्या थी, सराय नाहर राय, एक जगह ये थी, यहां पर मिला था। और दूसरा जगह था महदहा, क्या थी, दूसरी जगह थी मदहा। ठीक है, महदहा। ठीक, अब देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, मध्य पाषाण काल के लोग कैसे थे, शिकारी, खाद्य संग्राहक थे। वहाँ पर कुछ स्थल साक्ष्य थे जो कुछ स्थल पर पाए गए, जैसे पशुपालन हो गया। पशुपालन आपका आदमगढ़ जो एमपी में है, एमपी मतलब मध्य प्रदेश में है। एक जगह और थी बागोर जो क्या है, राजस्थान में स्थित है। और जो अस्थि उपकरण थे आपका, वो मतलब हड्डियों से बने कुछ उनके औजार थे मध्य पाषाण काल में, वो दो जगह थे। एक था सराय नाहर राय, क्या था, एक सराय नाहर राय जगह का नाम है, और एक था महदहा, यहाँ पर दो जगह प्राप्त हुए। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा चीज क्या है, नवपाषाण काल। हम देख लेते हैं नवपाषाण काल, इस टाइम पे क्या क्या चीजें मिली थी इनको। ठीक है, देखो सबसे पहले यहीं पर खाद्यान्नों का क्या हुआ था, उत्पादन। सबसे पहले क्या हुआ, खाद्यान्नों का उत्पादन, खाद्यान्नों का मतलब इस टाइम पर खेती होने लगी थी। ठीक है, कृषि यहाँ पर होने लगी। सबसे पहले क्या हुआ था, खाद्यान्नों का उत्पादन इस टाइम पर हुआ था। ठीक है, और क्या हुआ था, आग का प्रयोग। मतलब नवपाषाण काल में क्या हुआ था, आग का प्रयोग होने लगा था। ठीक, ये हो गया। नवपाषाण काल में क्या विशेषताएं थी, खाद्यान्नों का उत्पादन होना स्टार्ट हो गया था। सर्वप्रथम आग का प्रयोग भी इस टाइम के लोगों ने देख लिया था। ठीक है, और ये सब क्या थी, बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि थी नवपाषाण काल की। चलिए अब इससे इंपॉर्टेंट कुछ क्या है कि कुछ स्थल थे और कुछ वहाँ पर साक्ष्य मिले जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछते रहते हैं। चलिए अब देखते हैं ये क्या है, साक्ष्य, और ये क्या हो गया, कुछ स्थल। साक्ष्य और स्थल में एक बार हम देख लेते हैं।
नौ पाषाण काल से क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में देखते होंगे 2-4 स्थल के नाम दे देते, पूछते हैं कि यहाँ यहाँ क्या क्या चीज़ मिला, क्या साक्ष्य कहाँ से मिला, ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लहुरा देव। क्या था? लहुरा देव। लहुरा देव एक जगह का नाम है जो कहाँ पे है, आपका भारत में है। कहाँ पर है? भारत में। अपने इंडिया में लहुरा देव एक जगह है जहाँ पर सबसे पहले आपको चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। किसका? चावल। चावल का प्राचीनतम, सबसे पुराना यहाँ पर क्या मिला आपको? चावल का साक्ष्य मिला। क्या मिला? चावल का साक्ष्य मिला। देखिए क्या हुआ, साक्ष्य में पहले बताया आपको, फिर स्थल है, तो लहुरा देव यहाँ उल्टा हो गया है, सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्थल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साक्ष्य। तो साक्ष्य यहाँ पर क्या मिला था? लहुरा देव जो भारत में, वहाँ पर क्या मिला था? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था। ठीक है, फिर आते हैं, एक जगह है मेहरगढ़। क्या है? मेहरगढ़। नाम सुना सुना लग रहा होगा, मेहरगढ़, जो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में है। और यहाँ पर क्या मिला था? गेहूं का, यहाँ पर गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था। किसका? यहाँ भारत में चावल का मिला था, यहाँ पर गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था। किसका? यहाँ पर प्राचीनतम साक्ष्य मिला था। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, लहुरा देव कहाँ है? भारत में है। भारत में क्या हुआ था? चावल, सबसे क्या था? चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था। मेहरगढ़ कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तो वहाँ पर क्या मिला था? गेहूं का जो है प्राचीनतम साक्ष्य मिला था। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, एक है गुफ कराल। क्या है? एक जगह है गुफ कराल। गुफ कराल, ये कहाँ जगह है? ये भी कहाँ है? भारत में। ये जगह क्या है? भारत में। ठीक है, गुफ कराल कहाँ जगह है? भारत में। और यहाँ कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिला था। किसका? कृषि और पशुपालन का, कृषि एवं पशुपालन का हमको साक्ष्य मिला था। ठीक है, यहाँ पर मिला था साक्ष्य। चलिए एक बार, अभी स्थल और भी हैं लेकिन एक बार मैं आपको ये रिकॉल करवा देता हूँ। यहाँ पर नौ पाषाण काल में बताया खाद्यान्नों का उत्पादन सबसे पहले हुआ, आग का प्रयोग भी स्टार्ट हो गया था। ठीक है, स्थल और साक्ष्य बनता है, लाहुरा देव बता दिया, मेहरगढ़, गुफ कराल। अभी और भी हैं, धीरे धीरे हम करके देखते हैं। एक है बुर्ज होम। बुर्ज होम, ये जगह क्या है? बुर्ज होम। बुर्ज होम जो जगह है, यहाँ पर जो साक्ष्य मिले थे, एक मानव कंकाल, मानव कंकाल, मानव कंकाल का मतलब मानव के हड्डियों के अस्थि पंजर मिले थे यहाँ पर। ठीक है, और क्या मिला था? कुत्ते का कंकाल। किसका मिला था? कुत्ते का, मतलब मानव का मिला ही था, साथ में कुत्तों का भी मिला था। और एक मिला था, क्या चीज़ वहाँ पे मिला था? गर्त आवास। गर्त आवास क्या होता है? गर्त मतलब गड्ढे में क्या हुआ था? घर बनाया हुआ था लोगों ने, वहाँ पर भी लोग रहते थे, तो उसको बोलते हैं गर्त आवास। तो एक बार देखिए, ये क्या हो गया आपका? बुर्ज होम, यहाँ पर मानव कंकाल और कुत्ते का भी मिला था कंकाल, और यहाँ पर गर्त आवास बनाकर भी लोग रहते थे, नवपाषाण के लोग। चलिए ये आपको एक बार देख लीजिए, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार मैं आपको फिर से जल्दी सब रिकॉल करा देता हूँ। पाषाण काल जो होता है 3 भागों में डिवाइड है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, हमने देखा अभी तक। पूरा पाषाण काल में हमने क्या बताया कि कैसे लोग थे उस टाइम के लोग शिकारी थे। शिकारी मतलब जानवरों को मारकर उनके खाते थे, उनसे खाल से निकाल के उससे कपड़े पहनते थे, जो भी बनाते थे वो शिकारी थे एक तरह से। ठीक है ना, जानवरों को मारते थे। और खाद्य संग्राहक, खाद्य क्या करते थे? खाद्य को, जैसे फल फ्रूट्स हो गए, उनको क्या करते थे? इकट्ठा करते थे, खाद्य संग्राहक थे, उनको माने। फिर क्या हुआ? पशुपालन, कृषि और आग का ज्ञान का अभाव। जो पूरा पाषाण के लोग थे उनको क्या था कि कृषि के बारे में पता नहीं था, ना पशुपालन के बारे में पता था, और वे आग से भी क्या थे? उनको अनभिज्ञ थे, उनको आग के बारे में भी पता नहीं था। उस टाइम पे एक प्रथम हस्त कुठार, मतलब एक क्या हुआ था? हाथों से बनी एक कुठार हाथों की बनी थी। वो क्या था?
वहाँ पर 1863 में मद्रास में एक जगह थी जिसका नाम था पल्लवरम, जहाँ पर एक रॉबर्ट ब्रूस फूट, क्या थे, रॉबर्ट ब्रूस फूट, इनको क्या हुआ था उस टाइम पे मिला था ये, ठीक है। मध्य पाषाण काल था, मैंने आपको बताया, इसमें भी क्या कैसे लोग थे, शिकारी थे, संग्राहक थे। वहाँ पर कुछ साक्ष्य मिले थे और कुछ स्थल थे जहाँ पर मिले थे, जैसे पशुपालन जो था वहाँ पर, वहाँ का साक्ष्य कहाँ मिला था। साक्ष्य मिलने का मतलब वहाँ जब खुदाई हुई तो वहाँ आदमगढ़ में क्या हुआ, गाय भैंस की हड्डियों के ढांचे निकले, तो उससे लोगों ने पता लगा कि हाँ पशुपालन यहाँ पे होता था। तो कहाँ कहाँ, आदमगढ़, आदमगढ़ क्या है, मध्य प्रदेश राज्य में है। और एक जगह थी बागोर, बागोर क्या है, वो राजस्थान में है। दूसरा क्या था कि अस्थि निर्मित उपकरण, अस्थि मतलब हड्डियों के निर्मित उन्होंने उपकरण बनाए थे जो उस टाइम के लोगों ने। उसमें क्या था, वो 2 जगह मिले, एक था सराय नाहर राय और एक था महदहा, ये 2 जगह थे उस टाइम पे, यहाँ पर मिले। नवपाषाण काल में आते हैं। नवपाषाण में क्या हुआ था, खाद्यान्नों का उत्पादन, ठीक है, खाद्यान्नों का उत्पादन। उसके बाद क्या था, उस टाइम पे आग का भी प्रयोग वो लोग मतलब उनको ज्ञान हो चुका था उस चीज़ का। फिर वहाँ पर कुछ स्थल थे जहाँ पर वहाँ पर लोगों को खुदाई किया तो वहाँ पर कुछ साक्ष्य मिले। वो साक्ष्य क्या थे वो आप देखिए। लहुरा देव जगह है वो जो भारत में है, भारत में वहाँ पर क्या मिला था, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला था, ठीक है, वहाँ पर चावल के दाने मिले। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है वहाँ पर गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिला, ठीक है। उसके बाद एक गुफ कराल जगह है वो भारत में ही है, वहाँ पर कृषि और पशुपालन का हमको साक्ष्य मिला। फिर एक जगह है बुर्ज होम, मानव कंकाल और कुत्ते का कंकाल और गर्त आवास मिला। मतलब वहाँ पर मानव कंकाल, कुत्ते का भी साथ में कंकाल और गर्त आवास। गर्त आवास का मतलब होता है गड्ढों में क्या करते थे, घर बना के रहते थे, तो उनको क्या कहते थे, गर्त आवास कहते थे, ठीक है, गर्त आवास कहते थे। अभी इसमें एक जगह और है नवपाषाण काल में जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब इसमें नवपाषाण काल में एक जगह और ऐड कर लेते हैं, संगन, यहां जैसे करके ये क्या था, संगन कल्लू पिकली हल, संगन कल्लू पिकली हल, ये सब जगह के नाम है, ठीक है। पिकली हल और उतनूर, उतनूर ये क्या थे, ये क्या है, जगह के नाम है, ठीक है, ये तीनों जगह के नाम है। और यहाँ तीनों से क्या हुआ था, राख के टीले क्या मिले थे, राख के टीले प्राप्त हुए थे। मतलब जब यहाँ की खुदाई हुई तो संगन कल्लू, पिकली हल और उतनूर ये 3 जगह है जहाँ से हमको क्या मिला था, क्या मिला हमको, राख के टीले मिले हैं। क्या मिले हैं, राख के टीले मिले हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा ये कुछ जगह थे जो हमने, ये 2 टॉपिक पाषाण काल हमने कंप्लीट कर लिया है, हमने सामान्य इतिहास को भी डिवाइड कर दिया है, ठीक है, और ये हमने देख लिया, ठीक है। अब कुछ हम और स्थल हैं जो इंपॉर्टेंट स्थल हैं जिनके बारे में हम क्या करते हैं, उनसे जहाँ कहाँ से साक्ष्य मिला है संबंधित, उसको भी एक बार देख लेते हैं। चलिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं कि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य किस जगह से मिला था। 3-4 ऑप्शन दे देंगे, भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, ऐसे करके डायरेक्ट उसमें क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो देखिए अब हम देखते हैं कि स्थल और साक्ष्य, एक तरफ हम लिखेंगे क्या, स्थल, एक तरफ लिखेंगे साक्ष्य, ठीक है ना, एक तरफ स्थल एक तरफ साक्ष्य। पहला स्थल है दमदमा। दमदमा क्या है, एक जगह है, क्या है, दमदमा, दमदमा क्या है, एक जगह है। और दमदमा के सामने क्या लिखेंगे, देखेंगे क्या साक्ष्य यहाँ पर मिला, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल। क्या मिला था, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल। मतलब क्या था, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल उस टाइम खुदाई पर मिला था वहाँ पर, ठीक है। ये था दमदमा में। जैसे पूछ लेगा कि वह जगह का नाम बताइए जहाँ पर एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले, तो वो जगह क्या होगा, दमदमा। क्या था, दमदमा। फिर एक जगह थी आदमगढ़, ठीक है, अभी उसके बारे में हमने देखा था। आदमगढ़ के बारे में कहाँ पर है, एमपी में। क्या था, आदमगढ़,
ठीक है। आदमगढ़ में हमको क्या मिला? आदमगढ़ में मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन मिला था। वहाँ पर क्या मिला था? हमने देखा था पशुपालन। क्या मिला था? हमने ये देखा ही था, पशुपालन। ठीक है, पशुपालन। फिर एक जगह है मेहरगढ़। फिर एक जगह कौन सी है? मेहरगढ़। ठीक है, एक जगह कौन सी है? पहले हमने बताया दमदमा, फिर आदमगढ़, फिर मेहरगढ़। अब देखिए जो मेहरगढ़ है वहां पर प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण मिलता है। किसका मिलता है? प्राचीनतम अस्थाई जीवन का निवास मिलता, अस्थाई जीवन का प्रमाण मिलता है। क्या मिलता है? अस्थाई जीवन का प्रमाण मिलता है। ठीक है, देखिएगा सारी चीजें मैंने टू द पॉइंट बताई है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि आदमगढ़ में कौन सा, किस जगह पर 3 मानव कंकाल मिले हैं। ठीक है, डायरेक्ट पूछेगा पशुपालन इन तीनों स्थल में से, चारों स्थल में से कहाँ पर मिले हैं। तो डायरेक्ट आपको सिर्फ जो पॉइंट ऑफ व्यू, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी फालतू बातों को इधर उधर को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ काम की चीज़ें जो एग्जाम में आती हैं, डायरेक्ट पूछती हैं, वही कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया आदमगढ़। आदमगढ़ में सबसे पहले हमने देखा प्राचीन जीवन का प्रमाण मिलता है और हमें पाषाण संस्कृति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पाषाण संस्कृति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष। क्या मिलते हैं? 2 चीज़ मिलती है यहाँ पर, पाषाण काल से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष मिलते हैं। किसके? सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष। इसको लिखते चलिएगा, नोट्स बनाइए, बहुत अच्छा इसमें नोट्स बन रहा है। अगर आप इसको लिखते चलेंगे तो आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस देखते रहिए, पॉइंट वाइज सब लिख रहे हैं, थोड़े थोड़े में आपको सब कवर हो जाएगा। मेहरगढ़ में हमको 2 चीज़ें मिली हैं। क्या क्या 2 चीज़ें मिली हैं? एक तो मिला है प्राचीन स्थायी जीवन का प्रमाण मिला है, मतलब वहाँ पर लोग क्या करते थे, एक जगह अपना स्थायी रूप से निवास करते थे, वहीं पर अपना खेती करते थे, वहीं पर खाते पीते थे। ठीक है, वहाँ पर फिर क्या था? पाषाण काल से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष मिले। मतलब मेहरगढ़ में जो था पुराने पाषाण काल से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के सारे अवशेष वहाँ पर मिले हैं एक ही जगह पर। फिर एक जगह था, तीसरा है हथनौरा। क्या है? हथनौरा। हथनौरा क्या होता है? एक जगह है जहां पर भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, यहां पर क्या हुआ था? मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला था। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। अब ये कहां पर है? ये हो गया, देख लिया। ठीक है, दमदमा हो गया, आदमगढ़ हो गया, मेहरगढ़ हो गया, हथनौरा हो गया। एक जगह और है जिसको हम बोलते हैं भीमबेटका। ये अक्सर क्या होता है, पूछते हैं। भीमबेटका बहुत फेमस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भीमबेटका के बारे में। तो इस जगह पर क्या मिला था? यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के इतिहास के चित्रकला मिले थे। यहाँ पर क्या मिला था? प्रागैतिहासिक काल चित्रकला। यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्रकला पाई गई। ठीक है, यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्रकला सैल, वो किस पे पाई गई? सैल पे। ठीक है ना, सैल मतलब पत्थरों पर। ठीक है, यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्रकला पाई गई सैल पर। ठीक है, फिर क्या होता है? ये आपने 4 चीज़ें देख ली हैं। दमदमा, यहाँ पर एक ही कब्र में 3 कंकाल मिले। ठीक है, आदमगढ़, यहाँ पर पशुपालन का हमको साक्ष्य मिला। मेहरगढ़ में 2 चीज़ें मिली। एक क्या? प्राचीन स्थायी जीवन का प्रमाण मिला हमको, साथ ही साथ यहाँ पर पाषाण काल से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक का हमको अवशेष मिला। फिर एक जगह थी हथनौरा, वो कहाँ पर? वहाँ पर क्या मिला? मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला भारत में। ठीक है ना, यहाँ पर लिख देंगे भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य। भीमबेटका, वहाँ पर प्रागैतिहासिक क्या हुआ? चित्रकला वहाँ पर मिली। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, एक पॉइंट और है कि बुर्ज होम की खोज किसने किया? यहाँ पर बुर्ज होम की खोज, बुर्ज होम की खोज किसने की थी? ठीक है, बुर्ज होम जो जगह थी उसकी खोज किसने किया था? तो डॉक्टर, यहाँ पर एक डी टेरा एवं पीटरसन द्वारा, किसके द्वारा?
डी टेरा एक और पीटरसन, दो लोग थे। इन्होंने क्या किया था, बुर्ज होम की खोज की थी। किसकी की थी? बुर्ज होम की खोज की थी। किसने? डी टेरा और किसने किया था? पीटरसन ने। अब क्या था? मध्य पाषाण काल। इसमें क्या चीज़ें मिली थी? मध्य पाषाण काल, सब पॉइंट वाइज है, आपको पढ़ने में आसानी होगी। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, यहाँ पर आपको क्या मिला था? अस्थि पंजर का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला था। किसका? अस्थि पंजर। अस्थि पंजर का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला था। ठीक है, ये आपको देखिए पाषाण काल में यहाँ पर क्या था, ये तो अब तक स्थल थे आपके। ठीक है, इसको ऊपर के स्थल थे। यहाँ पर 2 पॉइंट हमने और देखा है, जो क्या था? बुर्ज होम की खोज किसने की थी? डी टेरा और पीटरसन ने किया था। मध्य पाषाण काल में हमको क्या मिला था? अस्थि पंजर का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला था। तो ये अब तक आपने देख लिया था। तो ठीक है, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं ये। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 2-4, जैसा कि हमने देखा था कि आज कुछ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, सिर्फ ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन धीरे धीरे आपको इसमें मिलते रहेंगे। अभी हो सकता है कि अभी आपके जो सिलेबस जो पढ़ाया गया उससे ना मैच करे, लेकिन ये जो क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे वो सारे आपके प्राचीन इतिहास से ही रहेंगे। आगे जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे क्वेश्चन जो है वो बढ़ते रहेंगे। आज तो सिर्फ 5 क्वेश्चन ही हम देखते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन सिर्फ देखते हैं। ठीक, वो सारी जो क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ उस जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। हो सकता है ये सिलेबस में आपको आगे पढ़ाऊँ, लेकिन क्वेश्चन आपको आगे मिल जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, चाहे एसएससी हो, एनटीपीसी हो, ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी पीसीएस है। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये है क्वेश्चन नंबर आपका 1। ठीक है, ये क्या है? पीसीएस में पूछा गया है और एसएससी में, यूपी ट्रिपल एससी में। ये जो भी मैं क्वेश्चन आपको ये 5, 6 या 10 जो कराऊंगा वो सारे जो हैं वो सारे एग्जाम में रिपीटेड रहेंगे, मतलब सारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो गया? पहला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? आपको ऑप्शन देता हूं। पहला है मनुस्मृति, मनुस्मृति। दूसरा है भगवत गीता, ऑप्शन है भगवत गीता। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है ऋग्वेद, क्या है? ऋग्वेद। और चौथा ऑप्शन है मुंडोक उपनिषद। मुंडोक उपनिषद। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? लास्ट टाइम ये पीसीएस में पूछा गया, एसएससी में पूछा गया, यूपी ट्रिपल एससी, लगभग ये घुमा फिरा के सारे एग्जाम्स में आ ही जाता है। ठीक है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के गैप में ये क्वेश्चन हमेशा आता ही रहता है। ठीक है, ये पीसीएस में भी क्या हुआ था 1991 में, 1991 में 1991 में पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है मनुस्मृति, भगवत गीता और ऋग्वेद और मुंडोक उपनिषद। आप जब लूसेंट पढ़ेंगे, लूसेंट के पहले ही पेज पे दिया हुआ है कि जो सत्यमेव जयते है पहले या दूसरे पेज पर, वो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? भारतीय दर्शन की
भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? ठीक है, प्रारंभिक शाखा कौन है? इसमें लिखेंगे, हमारा ऑप्शन है एक, पहला ऑप्शन है सांख्य, दूसरा है मीमांसा, दूसरा क्या है? मीमांसा। तीसरा है आपका वैशेषिक, वैशेषिक, और चौथा ऑप्शन है आपका चवार्क। क्या होता है? चवार्क। ठीक है, ये देखिए, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? ऑप्शन ए है सांख्य, दूसरा है मीमांसा, तीसरा है वैशेषिक और चौथा है चवार्क। तो देखिए, भारतीय दर्शन की जो प्रारंभिक शाखा है वो आपकी क्या है? सांख्य है। ठीक है, क्या है? सांख्य है। ये भी क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस में आया हुआ है, यूपी पीसीएस में है और एसएससी में रिपीटेड है। ठीक है, ये साल 2 साल में पूछा जाता रहता है। ठीक है, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन है। ठीक, तो भारतीय दर्शन की जो प्रारंभिक शाखा कौन सी है, वो प्रारंभिक शाखा कौन है? तो वो क्या है? सांख्य है। क्या है? सांख्य है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आप सारे क्वेश्चन देखेंगे तो वो सब किसी बड़े एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, वो चाहे पीसीएस हो गया, एसएससी हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, सारे एग्जाम्स में वो पूछे ही गए हैं। तो चलिए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? किससे संबंधित हैं? किससे संबंधित हैं? ऑप्शन एक है आत्मा संबंधी विवाद। आत्मा संबंधी विवाद मतलब जो बुद्ध के उपदेश हैं वो किस चीज से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन देखते रहिए। आत्मा संबंधी विवाद, ये तो ऐसे ही नहीं लग रहा। ठीक है, दूसरा क्या है? ब्रह्मचर्य। क्या बुद्ध ने हमेशा कहा था कि ब्रह्मचर्य के बारे में ही सब हमेशा बोला था? हाँ, ये ऑप्शन दूसरा हो गया। तीसरा क्या ऑप्शन है? तीसरा था धार्मिक कर्मकांड। धार्मिक कर्मकांड। ठीक है, धार्मिक कर्मकांड। और चौथा ऑप्शन है इसका आचरण की शुद्धता व पवित्रता। क्या होती है? आचरण की शुद्धता व पवित्रता। बताइए, ये देखिए क्वेश्चन है, बुद्ध का उपदेश किससे संबंधित है? कि बुद्ध ने जो उपदेश दिया था वो किससे संबंधित है? आत्मा संबंधी विवाद से, ब्रह्मचर्य से, या फिर धार्मिक कर्मकांड से, या फिर आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। तो क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। ठीक है, क्योंकि बुद्ध ने ना तो आत्मा संबंधी विवाद के बारे में बहुत ज़्यादा बताया था, न ब्रह्मचर्य के बारे में बताया था, थोड़ा सा बताया था, इतना भी नहीं था कि सब उसी के बारे में बताया था। उसके जो ज़्यादातर उपदेश थे वो आचरण की शुद्धता वो उससे पवित्रता से रिलेटेड थे। इसलिए ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने जीता? किस शासक ने पहली बार जीता? कितनी बार? पहली बार जीता। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं इसके। पहला ऑप्शन है हर्ष। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है हर्ष।
दूसरा है स्कंदगुप्त, ठीक है। तीसरा है विक्रमादित्य, और चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य। तो मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीता, तो ये हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त। तो आप जब पढ़ेंगे आगे चल के तो उसमें आपको मिलेगा कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को सबसे पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। ये सब पीसीएस में आए हुए हैं और आपका एसएससी में रिपीटेड है, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक। पहले ये 4 क्वेश्चन हो गए, एक बार देख लीजिए। सत्यमेव जयते सब कहाँ से लिया गया है, मुंडोक उपनिषद। आप एग्जाम कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, ये क्वेश्चन जरूर मिलता है। भारतीय दर्शन जो था उसकी जो प्रारंभिक शाखा थी वो क्या थी, तो सांख्य थी, ये भी हमने आपको करा दिया। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित थे, ये भी क्या हुआ पीसीएस में पूछा हुआ एग्जाम है। ये आचरण की शुद्धता और पवित्रता पर इनका जो उपदेश था वो ज़्यादा संबंधित था। चौथा क्वेश्चन था मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीता, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, उसने मालवा और गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार जीता था एक साथ, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन के पास। आज सिर्फ 5 ही क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइम से हम लोग 10-10 क्वेश्चन का सीरीज रखेंगे, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन था कि क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ। कुषाण, आगे चल के आप कुषाण के बारे में पढ़ेंगे, अभी क्वेश्चन देख लीजिए। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कुषाण शासक उसमें कौन था, तो उसमें ऑप्शन में दे देंगे कनिष्क हो गया और 4-5 नाम दे देंगे, तो आपको डायरेक्ट बताना होगा कौन था। तो कनिष्क इसका आंसर होगा। क्या था, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक का क्या, राज्याभिषेक किस सन में, डायरेक्टली इसमें सन पूछा है कि इसका जो राज्याभिषेक था वो किस सन में हुआ, ठीक है ना, किस सन में, ठीक। अब देखते हैं, पहला ऑप्शन है 178 बीसी। पहला क्या है, 178 बीसी, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है, 101 एडी, क्या था, 101 एडी, ठीक है। दूसरा है 58 बीसी, 58 बीसी, इसको ऐसे कर देते हैं बीसी, ठीक है। उसके बाद एक है चौथा क्वेश्चन है, चौथा ऑप्शन है 78 एडी, ठीक है ना। तो कुषाण शासक कनिष्क का जो राज्याभिषेक था किस सन में हुआ था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आया है। तो ये क्वेश्चन, इसमें इसका आंसर होगा 78 एडी ईस्वी में क्या हुआ था, इसका राज्याभिषेक हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपका क्या हुआ है, पीसीएस में आया हुआ है, ठीक है, पीसीएस का आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक। तो आज ये हमारा आज जो 5 क्वेश्चन का जो सेशन था यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम जो है, जो वो लास्ट में मैंने आपको बताया था कि आज का ज्ञान मतलब थॉट ऑफ द डे क्या है, तो आज का जो थॉट ऑफ द डे है वो है हेल्थ इज़ वेल्थ। कैसे, अभी मैं बताता हूँ। हेल्थ इज़ वेल्थ, ओह सॉरी स्पेलिंग ही नहीं आ रही, हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है। अब कैसे, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखो क्या होता है, आप कभी भी देखिएगा आपका पढ़ाई में मन तभी लगेगा जब आप फिज़िकली फ़िट हो, साथ ही साथ आप बीमार वगैरह ना हो। अगर आप ध्यान दीजिएगा, कभी आप जिस दिन आप बीमार होते हैं उस दिन क्या होता है, आपकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है। क्या होता है, बिल्कुल नहीं, तो उस दिन आपको ज़रा सा भी पढ़ने का मन नहीं करता।
तो आप क्या है, तो जो ये बात जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि स्वास्थ्य ही धन है या फिर हेल्थ इज़ वेल्थ, ये कहीं ना कहीं सही सिद्ध होता है कि हेल्थ हमारा सबसे पहले ज़रूरी है। मैं कहता हूँ कि जो सबसे पहले आप अपने हेल्थ पे फोकस करिए। अगर आप अपने हेल्थ पे फोकस करते हैं तो पढ़ाई आपकी क्या होगी, उसी के साथ होती रहेगी। लेकिन आप जिस दिन देखिए आपका तबीयत ख़राब होता है, कुछ भी होता है, सिंपली कोल्ड या फीवर भी हो जाता है, तो आप उस दिन उठ नहीं पाते, आपकी पढ़ाई बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो जो ये आज का थॉट ऑफ द डे है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, इसका कहने का बस यही मोटिव है कि आप अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने फिटनेस को भी कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखिए। अपने दिन भर के 24 घंटे में कहीं ना कहीं 15-20 मिनट 30 मिनट का एक सेशन जरूर रखिए जिसमें आप फिजिकली अपने आप को फिट रखिए, और साथ ही साथ अपने कसरत या कोई एक्सरसाइज जरूर करिए। आप उसके साथ आपको क्या होगा, पढ़ाई भी अच्छी होगी। ठीक है, तो आज का ये थॉट ऑफ द डे था, क्या था, हेल्थ इज़ अ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। ठीक है, तो इसी के साथ एक चीज़ और दोस्तों, हमने जो लास्ट में बताया था कि हमने एक कैंपेन चलाया था जिसका नाम क्या था, दान दिल से, दान दिल से। इसमें दोस्तों क्या था कि इस कैंपेन में हम क्या करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे। हमने स्टार्टिंग से ही ये चालू किया हुआ है, फर्स्ट डे से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि हम लोग जिस दिन हमारा ये चैनल स्टार्ट हुआ था उस दिन से लेकर अगले साल तक 12 जून तक जो भी हमारे पास फंड इकट्ठा होगा, कुछ मतलब थोड़ा बहुत फंड उसमें हम अपनी तरफ से डाल के हम लोग गरीबों की मदद करेंगे। ठीक है, तो हमने नंबर भी दिया हुआ था, उस पर आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड जो भी आप करना चाहें, जैसा भी आप उस पर पे करना चाहें अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू।